हेलो गाइस। अनअकैडमी में अगर आप कुछ भी चीज परचेज करें तो झा सर कैपिटल में लिखना है, JHA झा, और SIR सर, राइट। ये पूरा कैपिटल में होगा। ये अगर आप लिखोगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, ह्यूज डिस्काउंट, राइट, अनअकैडमी के कोर्सेज में। और अभी अनअकैडमी की फीस जो है वो बढ़ रही है। 16 दिसंबर से पहले पहले चीज़ों को ज्वाइन कर लो अगर आपको ज्वाइन करना है कुछ भी तो, राइट। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में हाइक हो गया है और इंक्रीज हो रही है, तो ज्वाइन करो तुरंत। और ऑप्शनल 6 ऑप्शनल के कोर्सेज 8 दिसंबर को लॉन्च हो गए हैं और 4 ऑप्शनल के कोर्सेज 15 दिसंबर को लॉन्च हो गए। देखिए बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं और इसमें एक फायदा ये है कि एक बार जैसे ही अगर आपने ऑप्शनल की फीस पे करी वन टाइम, तो आप कोई भी ऑप्शनल जो है वो देख सकते हो, कोई भी ऑप्शनल, राइट, सभी। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार फीस पे कर रहे हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कोई भी देख सकते हो, राइट। तो ये इसके फायदे हैं, राइट। और आप ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। इनके बैचेस भी जो है वो शुरू हो रहे हैं 2022 और 2023 के। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि अनअकैडमी जो है वो काफ़ी सारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर फ्री में टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, राइट। अनअकैडमी का कॉम्बैट जरूर जो है वो ज्वाइन करिएगा। हर संडे को होता है ये 11 बजे, राइट। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। 1 घंटे की पूरी एक्सरसाइज होती है, 56 क्वेश्चन की। 7 राउंड इसमें होते हैं। अगर इसको आपने जीत लिया तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है अनअकैडमी। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स के क्विज होते हैं, राइट, मंडे टू फ्राइडे। और जनरल स्टडीज के क्विज भी होते हैं, राइट, रेगुलर बेसिस पर। तो इसको आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ 12 दिसंबर, ये अलार्म लगा लो अपने अपने फोन में, 12 दिसंबर को 11 बजे, राइट, क्विज कंडक्ट होगा अनअकैडमी का, जिसको अगर आपने जीत लिया तो 100% स्कॉलरशिप तक आपको मिल सकती है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट होगा, राइट। और कोड आपको ध्यान में रखना है, क्या है कोड? झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर। जब भी ज्वाइन करो इसको भी, यानी कि इस क्विज को भी ज्वाइन करो या अनअकैडमी जब भी आपसे कोड मांगे, तो एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, झा सर। हमेशा यही कोड डालना है, रेफरल कोड झा सर। और बाकी लोन वोन अगर चाहिए तो अनअकैडमी 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन भी ऑफर करती है, राइट, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो आप जो है वो ले सकते हैं। और बाकी ईएमआई पर भी आपको कोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब भी ज्वाइन करो झा सर को आप जो है वो डालिएगा, यानी कि कोड में। गाइस बात करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये यूनिवर्सिटी 2010 में स्टैब्लिश की गई थी। ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और ये इंडिया में लोकेटेड है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया में लोकेटेड है। इसे 8 कंट्रीज जो हैं सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वो स्पॉन्सर करती हैं। और इस यूनिवर्सिटी की डिग्री और सर्टिफिकेट की वैल्यू बिल्कुल उतनी ही है जितने की हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की वैल्यू हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो देखो, बट मेन चीज मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको इसका आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की मेंबर कंट्रीज के नाम आपको लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स पर बता रहे हैं। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी नहीं कहेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट कि के शेप्ड इकोनॉमी ये होती क्या है। के शेप्ड, तो आज की डेट में इंडिया कोविड-19 लॉकडाउन के बाद के शेप्ड इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो गेन कर रही है। मतलब कि हम के शेप इकोनॉमिक रिकवरी कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ हम, ना ही सिर्फ इंडिया, पूरे दुनिया भर में कंट्रीज के शेप्ड रिकवरी पर नजर आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि ये के शेप्ड रिकवरी है क्या? के आकार की आर्थिक बहाली है क्या? क्या होती है ये? तो देखिए, जैसा कि हम के लिखते हैं, के आप लिखो अभी पेपर पर, तो आप देखोगे कि के में एक डंडी ऊपर की तरफ जाती है और एक डंडी नीचे की तरफ जाती है। मतलब कि इकोनॉमी के कुछ सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, बट कुछ सेक्टर ग्रो नहीं कर रहे बल्कि उल्टा डिक्लाइन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड के शेप रिकवरी। यानी कि इकोनॉमी जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमी हैम्पर हुई थी, इकोनॉमी गिर गई थी हमारी, तो वो उठ तो रही है बट इसके कुछ सेक्टर उठ रहे हैं और कुछ सेक्टर उल्टा और डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि के शेप रिकवरी कब होती है? जब अलग अलग सेक्शन एक इकोनॉमी के वो अलग अलग रिकवर करते हैं
अलग अलग रेट से, कि विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से विभिन्न दरों पर बहाली करते हैं, राइट, यानी कि अलग अलग क्षेत्र, तो इसे के आकार की बहाली कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें एक चीज, जैसे कि बात की जाए अगर हाउस होल्ड की, राइट, परिवारों की, तो यहां पर दो चीज है। एक हमारी कंट्री के अंदर रिच लोग रहते हैं और एक हम लोग को पुअर देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक रिच और एक कैटेगरी पुअर की हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप समझिए, तो अमीर जो लोग हैं वो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने सेविंग्स करना शुरू कर दी, ठीक है, अमीरों ने क्या किया, सेविंग्स करना शुरू कर दी। बट गरीबों के पास सेविंग तो दूर की बात है गाइस, गरीब के यहां एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, जॉब्स की प्रॉब्लम हो गई, सेविंग तो बहुत दूर की बात है। और देखिए यहां पर एक चीज क्लियरली नजर आती है कि जो हम लोग को लोअर इनकम हाउस होल्ड जो देखने को मिलते हैं, यानी कि जो अपर इनकम हाउस होल्ड नहीं होते, यानी कि जिनकी इनकम जो होती है वो लो रहती है, तो ऐसे परिवार जो है वो ज्यादातर खर्च करते हैं। और किस चीज में खर्च करते हैं, उनका ज्यादातर एक्सपेंडिचर जो होता है वो बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल करने में होता है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में होता है। उनके पास जैसे कि मान लेते हैं कि उनकी 25,000 रुपए उनकी इनकम आई, ठीक है, यानी कि उनको सैलरी मिली 25,000 रुपए, तो 10,000 रुपए तो घर का रेंट ही चला गया, राइट, 10,000 रुपए, या मान लेते 8,000 रुपए घर का रेंट चला गया, 5-6 हजार रुपए खाने पीने में जो है वो चले गए, और 3-4-5 हजार रुपए जो है वो इधर उधर की फीस वगैरह, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, तमाम खर्चे जो होते हैं, पेट्रोल डीजल ये वो सब में उड़ गए। बचा क्या हाथ में, कुछ नहीं बचा, सेविंग तो है ही नहीं, राइट। तो प्रॉब्लम, और सेविंग नहीं है, उसके अलावा जॉब की बड़ी इशू हो गई, और अगर जिन लोग के पास जॉब है तो उन लोग की सैलरी कट गई है, राइट, कोविड-19 के बाद से। अब बड़ी बड़ी कंपनियों को बहाना भी मिल गया कि अरे यार कोविड-19 में बिजनेस नहीं हो रहा, हम तो इतने में ही तुम्हें जॉब पे रख पाएंगे। तो सामने वाला मरता क्या नहीं करता, उसे तो जॉब पर आना ही है, क्योंकि उसको तो अपने घर परिवार को चलाना है। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो ये चीज, तो के शेप रिकवरी, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर रिच लोग जो है वो उनकी सेविंग जो है वो बढ़ गई है, हायर सेविंग हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। अपर इनकम हाउस होल्ड की उनको बेनिफिट मिल रहा है हायर सेविंग से, और बाकी जो बॉटम में है तो उनको ना ही सिर्फ बेनिफिट तो दूर की बात है, उनका तो लॉस हो रहा है। तो हमने क्या देखा, के शेप कैसे बना, तो एक जो है उनकी सेविंग बढ़ गई है, किनकी, अपर इनकम हाउस होल्ड की, एक ही सेक्टर की, और दूसरी तरफ देखें तो जो लोअर इनकम हाउस होल्ड है उनकी एक्चुअली स्टेबल होना तो दूर की बात है, नीचे गिर गई है, क्योंकि उनकी जॉब जो है वो चली गई है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और कोविड-19 ने ट्रिगर किया है, किस चीज को ट्रिगर किया है, इनकम ट्रांसफर को, फ्रॉम पुअर टू रिच। गरीब लोगों की जो इनकम है वो रिच के पास जो है वो चली गई है, राइट। अब ये कैसे हो गया, आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे बोल सकते हो, गरीबों की इनकम रिच के पास चली गई है। अब एक कंपनी वाला है, ठीक है, एक कंपनी वाला मान के चलते हैं कि एक प्रोडक्ट कोई बनाता है, साबुन, सोप बनाता है। आपने देखा है आजकल लोग भारी मात्रा में जो है वो सामान परचेज कर रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स का, और इवन लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज्यादा ये अचानक हो गया। अभी अभी भी फिर भी काफी सारी जगहों पर ये स्टेबल हो गया, कम हो गया, बट काफी सारे लोग जैसे उनको सैलरी मिलती है तो एक साबुन लाने की जगह 5 लिए आते हैं। उनको लगता है कि यार कल को सप्लाई वगैरह रुक गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई या रेट बढ़ गया, कुछ भी हो गया, तो लोग अपने पास अब भरे आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज को लगातार पैसा और ज्यादा दे रहे हैं, राइट, और अपने कंजम्पशन में खर्चा किए जा रहे हैं गरीब लोग। तो ये इनकम ट्रांसफर हुआ है, राइट। गरीब आबादी में एक बहुत अच्छा पॉइंट है, गरीब आबादी में उपभोग की उच्च प्रवृत्ति होती है, राइट। पुअर हैव अ हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो लोगों को कंज्यूम, गरीब लोग ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, यानी कि अपने कंजम्पशन पर ज्यादा पैसे जो है वो खर्च करते हैं। और अमीरों की बात करें तो अमीर लोग जो है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पे खर्च करते हैं और वो अमीर बनते हैं। तो अगर देखिए, एक मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज समझाता हूं, अमीर बनने की एक ट्रिक है कि आप जब भी अपना एक्सपेंडिचर करें, खर्चा करें, तो ये देखें कि आप जहां पर खर्चा कर रहे हैं उससे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, उससे आपको क्या वैल्यू जो है वो प्राप्त हो रही है। एक किताब है बहुत अच्छी, काफी सारे लोग रिकमेंड करते हैं, रिच डैड पुअर डैड, ये किताब है। आप चाहें तो इस किताब को एक रीडिंग जरूर मारिएगा, ये हिंदी में भी किताब अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी किताब है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको जो है वो रिच बनना है। इसके मैसेजेस जब आपको मिलेंगे ना तो आपको पता लगेगा। बेसिक सा मैसेज यही है कि आप जब भी अपना खर्चा करें तो ये देखें कि उससे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, राइट, तो वो कोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद है, आपकी यूपीएससी की जर्नी को कितना आसान बना सकता है, राइट। तो ये चीज,
तो ये सब चीजें हैं, राइट, जिसको ध्यान में रखना है आपको जब भी आप खर्चे करो। और हमेशा एक चीज पर फोकस करो कि बेफजूल खर्चे मत करो, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं आपके रूम में ही इतनी सारी तमाम चीजें होंगी जो बेफजूल की होंगी, किसी काम की नहीं होगी, राइट। तो चलिए कुछ चीजें अलग से मैंने आप लोग को जो है वो बता दी, राइट। और कोविड-19 ने कंपटीशन को रिड्यूस भी किया है और साथ ही साथ इनइक्वालिटी को, इनकम की इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज कर दिया है, राइट। कंपटीशन रिड्यूस हो गया क्योंकि काफी सारे सेक्टर तो खत्म हो गए, काफी सारी कंपनीज भी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, छोटी कंपनीज वगैरह, राइट। और इनकम इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली, रिच रिच बनता गया, गरीब जो है वो गरीब होता गया, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की या डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इसमें आर्थिक वृद्धि के रुझानों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम है, उसके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है इसके कारण। तो अब करना क्या चाहिए? तो अब सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो अगले कुछ 3 4 5 महीनों की हो, राइट, या फिर आप कह सकते हैं अगले 8 10 महीनों की, अगले साल 1 साल की प्रॉपर उनको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जिसमें इनको फोकस करना चाहिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को उठाने के ऊपर, राइट। तो वैसे हमारी सरकार ने किया भी है, कुछ कदम भी जो है वो उठाए हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, वेरियस कदम सरकार के, राइट। कोविड-19 के बाद हम लोग को देखने को मिला इकोनॉमिक पैकेजेस जो है वो कितने सारे जो है वो रिलीज हुए, आत्मनिर्भर पैकेज, पता है ना, ये सब बातें आप जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो ये इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए कि लोग अपने कंजम्पशन को भी करें, इकोनॉमी भी जो है वो रिवाइव हो। तो ये था गाइस पूरा ओल्ड टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस एक टॉपिक आरबीआई से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक कमिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमिटी जो है वो बनाई थी कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो बैंक के अंदर स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए बैंकिंग का रास्ता खोलें, यानी कि कॉर्पोरेट जो है वो बैंक को मैनेज करना शुरू करें। तो इस पर जो है वो इस डिसीजन को लेने के लिए आरबीआई ने जो है वो एक कमिटी, एक ग्रुप जो है वो तैयार किया था, और उस ग्रुप ने जो रिकमेंडेशन दिया था कि बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए लार्ज बिजनेस ग्रुप को, राइट। बड़े बड़े जो बिजनेस व्यापारी समूह जो हैं उनको बैंकिंग लाइसेंस दी जाए। तो ये रिकमेंडेशन आया था और कहा था कि प्रमोटर्स को अलाउ करें कि वो खुद प्राइवेट बैंक में उनका स्टेक जो है वो 26% का हो सकता है, यानी कि उनका शेयर जो है वो 26% का हो सकता है, यानी कि एक बड़ा शेयर, राइट, यानी कि 1/4 से ज्यादा शेयर एक सिंगल बिजनेस प्रमोटर का हो सकता है। तो ये रिकमेंडेशन जो है वो सामने आए थे एक इंटरनल पैनल के। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिकमेंडेशन पर रोक लगा दी है, इस रिकमेंडेशन को टाल दिया है, राइट। तो हुआ क्या था, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा समझाता हूं। तो रिकमेंडेशन ये था आईडब्ल्यूजी का, आंतरिक कार्य समूह का, एक ग्रुप का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इसने कहा था कि अलाउ करो बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, कि वो प्राइवेट बैंक्स के प्रमोटर बन सकें, यानी कि प्राइवेट बैंक्स वगैरह जो है उस पर अपना पैसा लगा सके और उसको ऑपरेट कर सकें, राइट। तो ये चीज हुई थी। बट फिर इशू क्या हुआ, क्यों अभी एकदम से आरबीआई ने इस चीज को टाल दिया? तो देखो गाइस, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, आप प्रैक्टिकली सोचो, एक कंपनी का मालिक, ठीक है, एक कंपनी उसकी ऑलरेडी है, राइट, अच्छी चलती है, उसने पैसा लपक के कमा के रखा है, और ये जो कंपनी का मालिक अगर बैंक ओपन करता है, बैंक खोलता है, तो क्या करेगा ये? अब बैंक का काम क्या होता है? बहुत बेसिक सी चीज हम समझेंगे। बैंक में लोग पैसा जमा करवाते हैं, और बैंक क्या करती है, ये लोगों का जो पैसा होता है वो लोन पर देती है, राइट। यही होता है ना बैंक के अंदर, बैंक पर लोग पैसा जमा कराते हैं और लोगों का ही पैसा जो होता है वो बैंक लोन पर जो है वो चलाती है ना। अब आप ये चीज, बेसिक सी चीज समझिए, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने बैंक पर इन्वेस्ट किया, बैंक ओपन किया, तो पब्लिक का पैसा लोन पर किसके पास जाएगा? ऑब्वियस ही बात है ना, वो तो खुद अपनी कंपनी में ही लगाएगा, अपनी कंपनी में ही कैपिटल को जो है वो इंक्रीज करेगा और पब्लिक का पैसा एज अ कैपिटल के तौर पर उठा लेगा, राइट। और वो खुद अगर प्रमोटर होगा, उसकी खुद का बैंक होगा, तो इंटरेस्ट रेट पर भी उसको फायदा मिलेगा, है ना। वो मार्केट रेट तो नहीं, वो तो अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट चलाएगा। तो इसमें क्या बड़ा रिस्क है? इसमें रिस्क आप समझिए, आप सरकारी अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपको रिस्क क्या समझना है? आपको रिस्क ये समझना है कि भैया इस चीज में अगर कुछ घोटाला होता है तो मेरे देश की जनता का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से हट जाएगा। आप देखिए कि बैंक के अंदर पब्लिक ने अपना पैसा डाला है, और आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे, सिविल सर्विसेज को क्रैक करके आपका जो काम होगा वो
पब्लिक जनता के बारे में सोचने का होगा। तो पब्लिक का ट्रस्ट अगर बैंकिंग सिस्टम से हट गया तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, एंड यू गाइस डोंट वांट इट टू हैपन। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसलिए आप क्या करोगे गाइस, आप ये करोगे कि इस प्रकार की पॉलिसी नहीं लान दोगे, है ना। तो यही हुआ। जो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन जी और फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य जी, इन्होंने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये एक बॉम्ब शेल है, एक चौंकाने वाला डिसीजन है ये जो आरबीआई ले रही थी, इसलिए आरबीआई ने इस चीज को अभी टाला। इन्होंने एक बहुत बढ़िया सी चीज कही, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब बहुत अच्छी चीज कही है ये कि छोटे छोटे व्यय जो होते हैं, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, उसमें किफायत करना और बड़ी रकम उड़ाना, मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी होती है। मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट डाउन करें और डे टू डे एक्टिविटीज में जो है वो यूज कर सकते हो आप। अगर कोई बेवकूफी करता है तो उसके लिए आप ये शब्द यूज करो कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, बिल्कुल जरे जरे से खर्चे, तो उसमें बहुत सोचते हैं, उसमें खर्च करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं कि अरे यार खर्च करें नहीं करें, राइट। ये तो यार ये तो बहुत ही, मतलब जैसे होता है ना, काफी सारे लोग को आपने देखा होगा यार, बहुत ही, मैं बता रहा हूँ 20 25 50 रुपए में, जैसे कि एक ठेले वाले, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक ठेले वाले के पास लोग जाते हैं और 1 किलो टमाटर खरीदते हैं, राइट, और उसमें मोल भाव करने लगते हैं, राइट, 50 रुपए की चीज में मोल भाव करने लगते हैं। और वहीं अगर वो बड़े पिज्जा हट चले गए या बड़े बड़े शोरूम पे चले गए, ब्रांडेड शोरूम पे, तो मोल भाव तो दूर की बात है, जितना सामने वाले ने बोला उतना अपना कार्ड निकाला, स्वैप करके आ गए। भैया देखो, गरीबों के साथ मोल भाव मत किया करो। जितना ठीक है यार, आपसे 10 15 रुपए ज्यादा कमा लेगा, उसका घर चलेगा यार, क्या जा रहा है, मत किया करो। गरीबों को तो छोड़ दो, अपनी मेंटालिटी को सुधारो थोड़ा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि फुलिश बनना, बेवकूफ बनना। अगर आपको लग रहा है कि चल ठीक है यार, ये 10 20 रुपए ज्यादा कमा रहा है, दे दो, छोड़ो, जाने दो, राइट। सोचो कि आपने किसी का भला कर दिया। ये जो आपका भला जो होगा ना, आपकी गुड पॉइंट्स जो होंगे, ये कैलकुलेट होते हैं, ये वापस पलट के आते हैं। आप जितना भला करोगे उतना पलट के आएगा। मेरी बात मानो तो आप की जितनी भी इनकम अभी है या नहीं है, इन फ्यूचर होगी, एक चीज दिमाग में रखो, अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है, कुछ पोर्शन जो है वो वेलफेयर एक्टिविटी में लगाया करो, गरीबों में देना, उनको खाना वाना खिलाना, कुछ किया करो, ये बहुत अच्छी बात होती है गाइस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये चीज कही, यानी कि फॉर्मर गवर्नर ने तो ये चीज मेंशन करी कि यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इतना बड़ा कदम, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को एक बैंक लाइसेंस देने के लिए एग्री हो रहा है, बट जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो सुधार करने की है बैंकिंग सिस्टम में, उस पर काम नहीं किया जा रहा है, उस पर सुधार नहीं किया जा रहा है। बैंकिंग सिस्टम में एनपीए की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप इस पर, यानी कि बैंकिंग सिस्टम जो इंटरनली है उस पर आप सुधार नहीं कर रहे हो, एक छोटी छोटी चीजों पर सुधार नहीं कर रहे हो जिससे कि चीजें अच्छी होंगी, बल्कि आप एक बड़ा ऐसा कदम उठा रहे हो जो कि आगे चल के डेंजरस हो जाएगा, जिससे कि पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो बैंकिंग सिस्टम से टूट जाएगा। इट इज वेरी डेंजरस गाइस। And why is the recommendation to allow large corporates to float their own banks being criticized? क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बैंकिंग सिस्टम में आए, बैंकिंग लाइसेंस उनको मिले? तो ऑब्वियस ही बात है, जो मैंने अभी आपको चीज समझाई वही चीज है, राइट, कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्या करेगा, वो ऑब्वियस ही बात है, पहली बात तो ये प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट वाला सेक्टर होता है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट की जो है वो सोचेगा, है ना, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की सोचेगा। और उसका प्रॉफिट किस में, उसकी इंडस्ट्री चलने में है या फिर लोगों को लोन देने में है? तो आप बोलोगे कि सर इंडस्ट्री चलने में, उसका प्रॉफिट तो उसी का होगा, उसका इंटरेस्ट तो उसी की कंपनी में होगा, तो वो पब्लिक का पैसा अपनी कंपनी में लगाएगा, एंड दिस विल बी वेरी रिस्की, राइट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ना ही सिर्फ एक पर्टिकुलर, यानी कि ना ही सिर्फ उसके बैंक के लिए, बल्कि पूरी हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ओन्ड बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो और भी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबल होता है, राइट, लोगों का ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर, और इस प्रकार से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंकिंग की अगर हम बात करें, वहां पर ऐसे घोटाले अगर हो जाएंगे 2 4 5 6, तो लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से खराब हो जाएगा, और जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझाऊंगा, कनेक्टेड लैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमी का, इसको मेंस के आंसर में जरूर उपयोग कीजिएगा। संबंध ऋण, कनेक्टेड लैंडिंग। तो ये गाइस एक ऐसी सिचुएशन होती है
जिसमें प्रमोटर जो होता है बैंक का वो बोरोअर होता है। मतलब कि बात बिल्कुल सेम वही है कि जो जिस जिस व्यक्ति ने बैंक पर पैसा लगाया है, राइट, इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी स्टेक्स बैंक पर है, वही बैंक का क्या है, बोरोअर है, यानी कि वही बैंक से लोन लेता है। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो करते क्या है, यानी उनकी जुगाड़ दुगाड़ होती है बैंक के अंदर, यानी कि जो जैसे इंडस्ट्रीज, ये इवन पता है आज भी होता है रियलिटी में। जैसे कि अगर बैंक के मैनेजर से किसी की बहुत अच्छी पहचान है या जुगाड़ तुगाड़ है बहुत तगड़ी, तो लोन्स की हेरा फेरी तो बहुत आसानी से हो जाती है। मेरे ख्याल से शायद बैंक के मैनेजर के पास 25 करोड़, यानी कि वो डिपेंड करता है अलग अलग सिटी में, पर नॉर्मली 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक की तो उसके पास पर्सनली पावर होती है लोन देने की, राइट, पर्सनली पावर इतने बड़े अमाउंट का लोन देने की। तो बैंक के लिए करोड़ में आंकड़े कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी जब ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करेंगे तो करोड़ों के आंकड़े आप लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, राइट, बहुत मतलब छोटी बातें हैं, राइट। और देखिए कैसे घोटाले होते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, लेट्स से कि 1 करोड़ रुपए एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, अब वो लोन नहीं चुका पा रहा है, फिर वो क्या करेगा, अब इस लोन का इंटरेस्ट बढ़ के मैं मान लेता हूं कि 1 करोड़ 25 लाख हो गया। अब इसको चुकाने कितने, 1 करोड़ 25 लाख। अब वही सेम व्यक्ति क्या करेगा, एक और लोन लेगा, कितने का, 1.5 करोड़ रुपए का, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख वो चुका देगा और 25 लाख रुपए जो है वो उसके पास रहेंगे। फिर अब कितना लोन हो गया उसके ऊपर, 1.5 करोड़ का। अब ये मैं मान लेता हूं कि लोन बढ़कर इंटरेस्ट रेट लगाकर 2 करोड़ का हो गया। अब वो क्या करेगा, इस 2 करोड़ के लोन को खत्म करने के लिए ही विल बाय 2.5 करोड़ लोन, वो परचेज करेगा बैंक से। परचेज कहना सही नहीं है, मतलब कि वो लोन ले लेगा, राइट, 2.5 करोड़ रुपए का, और 2 करोड़ रुपए लोन चुकाकर 50 लाख रुपए ऐश करेगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड लैंडिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, कनेक्टेड लैंडिंग। जो ऋण जो है वो कनेक्टेड है, लगातार वो छूट नहीं रहा है। एक व्यक्ति इस प्रकार से घोटाले कर रहा है, अब बैंक से पैसा लेकर पुराने अपने कर्जे को निपटा रहा है, खत्म कर रहा है, जिससे कि वो क्लीन हो जा रहा है, यानी कि उसका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो गया कि उसने पुराने लोन को चुका दिया, राइट। और बैंक की बैलेंस शीट भी क्लीन हो गई, क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट में जो लोन गया था वो वापस आ गया और नया लोन उन्होंने चला दिया। तो ये रोलिंग चलती रहती है, और ऐसे घोटाले कई आज भी होते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीजें जो कनेक्टेड लैंडिंग है, आप उसको सुधारिए, उस पर रोक लगाइए, रेदर देन और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने की जगह। क्योंकि ऑलरेडी रीसेंट कुछ केसेस आईसीआईसीआई बैंक के, यस बैंक के, डीएचएफएल के देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं कनेक्टेड लैंडिंग से रिलेटेड, है ना। और ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होता है, लगातार एक लोन के बाद दूसरा लोन जो है वो एक्सटेंड किया जाता है, लिया जाता है, इस प्रकार से कहानी चलती रहती है। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। तो आज बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक समझा, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्टेड लैंडिंग जरूर उपयोग कीजिएगा, और ये चीज समझिएगा कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो है अभी बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और हाँ, आप इन्वॉल्व करो, बट उसके ऊपर एक फिर कड़ा रेगुलेशन लगाओ। बट अभी के लिए एट प्रेजेंट इट इज नॉट गुड, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम में एक मेजर रिफॉर्म की, एक सुधार की आवश्यकता है। इस एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं हमारे बैचेस से रिलेटेड। अगर आप सिविल सर्विसेज की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारा करंट अफेयर्स का बैच है जिसमें आपको पीडीएफ मिलती है, और आपके लाइव डाउट्स जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड डेली आपके डाउट्स जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं लाइव सेशन के दौरान। सेकेंडली, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और हर महीने 200 प्लस एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, यानी कि मिनिमम 200 एमसीक्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड उसी महीने के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ जनरल स्टडीज का हमारा प्रॉपर बैच है जीरो से तैयारी का, जिसमें जीएस 1 2 3 4 पूरी तैयारी जो है वो आपकी करवाई जाती है प्रॉपर तरीके से, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। और मेंस आंसर राइटिंग का बैच हमारा ऑलरेडी जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमारे बैचेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू, राइट। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बैचेस से रिलेटेड, आपको डायरेक्टली बैच का नाम जो है वो लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर। और अगर आप बिना, जैसे कई बार होता है ना कि बिना मतलब नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप आता है, आप सिंपल सा काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखो आपको एक लिंक मिलेगी, वो व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली मैसेज जो है वो कर सकते हो व्हाट्सएप पर, राइट। और गाइज, इस करंट अफेयर्स की क्लास को आपको कैसे अप्रोच करना है तो मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी चीज ये है कि हम लोग पहले ही हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो है उनको पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। आपको करना क्या है, इस पीडीएफ को गो थ्रू करना है, राइट। इसमें आपको जो भी पढ़ते समय जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको आप एक जगह पर जो है वो लिख लीजिए। उसके बाद फिर आपके लिए लेक्चर आता है, उस लेक्चर को आपको जो है वो कवर करना है, राइट, यानी कि देखना है बहुत अच्छे से।
तो उससे फायदा क्या होगा? तो देखो, एक बार आपने उस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर क्लास के दौरान दोबारा से आप उस टॉपिक को जो है वो पढ़ लेते हो। फिर हमारा एक डाउट सेशन होता है, लाइव डाउट सेशन हर दिन। उस दिन आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, यानी कि उसी सेम डे के टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट जो है वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, राइट, सेम डे के टॉपिक्स में। और ये इस प्रकार से आपको ये क्लासेस को अप्रोच करना है। इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप फायदा ये होगा, आपकी मेमोराइजिंग पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि एक टॉपिक पर एक बहुत अच्छी कमांड जो है वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप होगी, राइट। और आप 2 बार टॉपिक को जो है वो कवर कर चुके, 2 टाइम्स। एक तो आपने खुद से किया, एक लेक्चर के दौरान आपने टॉपिक को कवर कर लिया, और इससे कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज होगा और आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होगी। तो इस तरीके से आपको ये क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस को अप्रोच करना है।
गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे पैसीफे के बारे में, पैसीफे प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जनरल स्टडीज पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेस की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो पैसीफे जो है वो एक स्पेस का प्रोजेक्ट है। पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है। पैसीफे का फुल फॉर्म क्या है, पहले मैं स्पेल कर देता हूं। PASIPHAE, PASIPHAE, पैसीफे प्रोजेक्ट। पी का मतलब पोलार, ए का मतलब एरियाज, एस का मतलब स्टेलर, आई का मतलब इमेजिंग, और इन पी का मतलब पोलराइजेशन, और एच का मतलब हाई, ए का मतलब एक्यूरेसी, और ई का मतलब एक्सपेरिमेंट्स। तो ऐसे बनता है पैसीफे। पोलार एरियाज, स्टेलर, इमेजिंग, इन पोलराइजेशन, हाई एक्यूरेसी, एक्सपेरिमेंट। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव स्काई सर्विंग प्रोजेक्ट है, आकाश सर्वेक्षण परियोजना है। राइट, अंतरराष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये एक स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। दूसरा पॉइंट, स्काई का सर्वे करने के लिए ये प्रोजेक्ट है, यानी कि हमारे जो आसमान जो है, आकाश जो है, वहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने का ये प्रोजेक्ट है, पैसीफे प्रोजेक्ट। तो ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, मैं और डिटेल में बताता हूं कि एग्जैक्टली किस चीज की जानकारी हासिल करेगा ये पैसीफे प्रोजेक्ट। तो साइंटिस्ट का मेन एम ये है पोलराइजेशन को स्टडी करना। किसको स्टडी करना? प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण या ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन का अध्ययन करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कि बहुत भारी लाखों की मात्रा में जो तारे, जो स्टार्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उससे जो प्रकाश निकलता है, उससे जो लाइट निकलती है, उस लाइट में जो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, तो उसको स्टडी करने के पर्पस के लिए ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवीकरण क्या है, तो ये चीज भी समझिए। तो पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी है लाइट की, ध्रुवीकरण प्रकाश का एक गुण है, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन दैट लाइट वेव्स ऑसिलेट्स, जो प्रकाश तरंग के दोलन करने की दिशा को दर्शाता है। देखिए बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। हमारे पास जो धरती पर लाइट आती है, तो आप सभी लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, आपको ये पता है कि जो लाइट हमारे पास, प्रकाश जो हमारे पास आ रही है, वो एक्चुअल नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि तारे टिमटिमाते हैं, राइट। स्टार्स जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो मतलब ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहे हैं, राइट। और ये ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है, तारा कोई टिमटिमाता नहीं है। ये इतने डिस्टेंस से जो तारे की लाइट जो हमें देखने को मिलती है, जो ट्रैवल करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इस टर्म के बारे में सुना होगा, है ना। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि जो लाइट जो हमें एक्चुअली जो नजर आती है गाइस, जो स्पेस से जो लाइट आती है, वो एक्चुअली में जैसे कि देखो, इन जनरल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने लेजर लाइट चलाई है, लेजर लाइट एक सिंगल, जैसे हमें देखने को मिलता है, जैसे ही आप लेजर लाइट को ऑन करते हो, एक रोशनी, बिल्कुल एक शार्प रोशनी एक जगह पर, दीवार पर जाकर टच करती है लेजर लाइट, पता होगा ना। फिर बचपन में खेला भी होगा उससे, लेजर लाइट से, है ना। तो अब आप जब लेजर लाइट जलाते हो या दबाते हो, ऑन करते हो, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर टकराती है ना। तो अगर कोई व्यक्ति देखेगा कि लेजर की रोशनी कहां से आ रही है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, आपने जैसे लेजर लाइट कहीं पर मार्क करी, चलाई। जैसे हम लोग को देखने को मिलता है कि स्नाइपर वगैरह होता है, स्नाइपर जो शूट करते हैं, है ना, तो स्नाइपर के पास भी वो लेजर उनकी गन में लगी रहती है ना। तो कहीं पर जैसे कि कुछ मूवीज में आपने देखा होगा कि स्नाइपर किसी पर टारगेट लगा रहे हैं और किसी ने देख लिया एकदम से, जैसे मैहूना का एक सीन देखा होगा आपने, शाहरुख खान मैहूना मूवी का एक सीन, कि शाहरुख खान जो है वो भागता हुआ आता है, वो एकदम से पहले देख लेता है कि लेजर लाइट जो है थिएटर के बाहर एक के सर पर जो है वो जाकर टारगेट कर रही है, तो एकदम से वो भागता हुआ आता है और उसको फिर हटा देता है। तो वो कैसे पहचानता है? लेजर लाइट के माध्यम से कि यार इसको शूट करने वाले, और वो तो उसको भी देख लेता है, पहले लेजर लाइट को देखता है और फिर देखता है कि अरे ये कार में, स्कॉर्पियो के अंदर एक बंदा बंदूक ताने खड़ा हुआ है। तो एक व्यक्ति लाइट कहां से आ रही है उसका अंदाजा लगा सकता है देखकर। यहां तक बात समझ में आएगी आपके? अब आगे बढ़ते हैं। जब स्पेस से जब रोशनी आती है ना, तो वो इतने किलोमीटर्स को ट्रैवल करके आती है कि वो लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या रिफ्रैक्ट होती है।
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तब वो शिफ्ट होती है कि नहीं होती? आपने देखा बचपन में, एनसीईआरटी की किताब में देखा होगा, उसमें एक डायग्राम भी हम लोग को देखने को मिलता है कि पानी के अंदर जब लाइट जब जाती है तो वो क्या करती है, वो अपना हल्का सा चेंज हो जाती है, यानी कि हल्की सी शिफ्ट जो है वो कर जाती है, राइट? पानी मीडियम के अंदर जैसी वो लाइट आएगी तो वो हल्का सा जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। पता है ना ये सभी बातें आपको, रिफ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बात बिल्कुल सेम वैसे ही है कि जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ तो वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसके रास्ते में चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे कि आप अगर आसमान की तरफ देखते हो तो आपको जो तारे दिखते हैं तो क्या वो उनकी एक्चुअल पोजीशन है? बिल्कुल नहीं, वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। ये होता किसके कारण है? ये इस फिनोमेना के कारण होता है, क्योंकि लाइट जो आप देखते हो वो रियल नहीं है, वो एक इमेज बन रही है। तो पोलराइजेशन क्या है? आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर्टी की एक ऐसी लाइट जो कि रिप्रेजेंट करती है कि किस डायरेक्शन से वो लाइट वेव ऑसिलेट कर रही है, यानी कि किस डायरेक्शन से वो लाइट चेंज हुई। तो एक्चुअल तारे का पता लगाने के लिए, एक्चुअल स्टार का पता लगाने के लिए पोलराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि साइंटिस्ट रिसर्चर इस पोलराइजेशन टेक्निक से बिल्कुल रियलिटी पता लगा लेते हैं कि अभी हमें लाइट जो है वो यहां पर नजर आ रही है, देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर, मान लो इमेजिन करो कि एक एक्स पॉइंट पर लाइट जो है वो आकर गिर रही है, बट उन्हें पता है कि ये लाइट जो है वो उसका जो सोर्स है, अगर उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे देखेंगे तो वो सोर्स उसका शायद स्ट्रेट लाइन पे ना हो, वो कहीं और हो। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि साइंटिस्ट रिसर्चर जैसे कि लाइट में जब ये जो लाइन जो हम लोग को देखने को मिलती है जो वो चेंज होती है तो वो कहां से एक्चुअल आ रही है, वो लाइट का सोर्स एक्चुअल कहां से है, तो उसका पता लगाने की टेक्निक पोलराइजेशन की होती है। एज सिंपल एज दैट। अब मेरे मेरे हिसाब से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा इस पोलराइजेशन के टॉपिक के अंदर। तो अभी देखिए, अभी जो ये टॉपिक है पैसिफे जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें स्काई का सर्वे किया जा रहा है ना, मैंने भी आपको बताया कि आकाश का सर्वेक्षण जो है वो किया जा रहा है। और ये सर्वे जो है वो किस तरीके से ये करेंगे, तो सर्वे के अंदर दो हाई टेक ऑप्टिकल पोलैरीमीटर ये लगा रहे हैं। हाई टेक ऑप्टिकल पोलैरीमीटर क्या ऑब्जर्व करने के लिए? नॉर्थ और सदर्न स्काईज को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करने के लिए, और एक्चुअल में वो लाइट आ कहां से रही है उस ऑब्जेक्ट से, यानी कि स्टार से, इसका एक्चुअल पता लगाने के लिए ये चीज की गई है। और ये फोकस करेगा किस चीज के ऊपर? स्टार लाइट पोलराइजेशन को कैप्चर करने के ऊपर। जो दूर दराज के जो काफी धुंधले तारे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उससे जो प्रकाश निकलता है, तो उस पर ये टारगेट करेगा, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगा, फोकस करेगा। और ये तारे इतनी दूर के हम लोग को देखने को मिलते हैं या इतनी दूर स्थित है कि इनके ध्रुवीकरण संकेतों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। तो बहुत दूर दराज के तारों का अब अध्ययन करने के लिए पैसिफे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैं फिर से एक बार समराइज कर लेता हूं कि आप बिल्कुल ट्रैक में आ जाएं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो स्पेस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्काई की मैपिंग करेगा, राइट, यानी कि स्काई का सर्वे करेगा, बताएगा कि स्काई में कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तीसरा, पोलराइजेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि दूर दराज के काफी दूर के जो तारे हम लोग को देखने को मिलते हैं वो एक्चुअल में कहां पर है, उनकी पोजीशन क्या है, तो उसको स्टडी करने के लिए ये मेनली प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और अब इन तारे का डिस्टेंस कैसे मापा जाएगा? तो एक सैटेलाइट है, GAIA सैटेलाइट, इसकी मदद से तारे का डिस्टेंस मापा जाएगा, राइट। और एस्ट्रोनॉमर्स काफी सारे डेटा को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है WALOP, वलॉप, या फिर वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलारीमीटर। तो ये एक ऐसा पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट हम लोग को देखने को मिलता है जो कि बहुत बड़े एरिया, स्काई के, आकाश के एक बहुत बड़े एरिया की मैग्नेटिक फील्ड टोमोग्राफी मैपिंग करने में सक्षम होता है। मतलब कि तारे का पता लगाने के लिए ये काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करेंगे, जिनमें से एक इंस्ट्रूमेंट वेलॉप भी हम लोग को देखने को मिलता है। और इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या होगा? सबसे मेन सिग्निफिकेंस इस प्रोजेक्ट का यह है कि जो CMB जो है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, या फिर सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको आइडिया होगा, ये यूनिवर्स बना था बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से। और आपको यह भी पता होगा, आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा कि ये यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जैसे कि एक बलून है,
बलून में आप जो है, जैसे एक बलून में एक डॉट बना दो, राइट, एक बलून में, और फिर उसको फुलाओ, बलून को, गुब्बारे को फुलाओ, तो आप देखेंगे कि डॉट भी जो है वो जैसे जैसे बलून फूलेगा डॉट भी बड़ा होता जाएगा और दूर भी होता जाएगा। यानी कि आपने उसमें अगर बहुत सारे डॉट्स बना दिए तो वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। साइंस की बेसिक एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी स्टैटिक पोर्शन में, जो कि आपको पढ़ना है अगर नहीं पढ़ी तो, क्योंकि आपके जनरल स्टडीज के सिलेबस में ये सब चीजें हैं, राइट, जिसको आपको रीड करना है, स्टडी करना है, राइट। तो बिग बैंग थ्योरी, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट, फैलता जा रहा है ये यूनिवर्स। तो इस थ्योरी से हमें पता लगेगा, या फिर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग को पता लगेगा कि जब हम एक्चुअल स्टार तक पहुंचेंगे, जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे दूर है, भारी मात्रा में बहुत दूर दराज पे जो स्टार है, उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें एक्चुअल में पता लगेगा कि ये यूनिवर्स बना कैसे है कि नहीं। और भी काफी सारी चीजें सामने आएंगी इस यूनिवर्स से रिलेटेड कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बना कैसे है एक्चुअल में, राइट। तो ये चीज है गाइस, पूरा ये टॉपिक इससे रिलेटेड। इसमें पोलराइजेशन क्या होता है ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। और पैसिफे प्रोजेक्ट क्या है, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, जिससे रिलेटेड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर का इस टॉपिक में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून है, राइट। तो इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, बट बिफोर दैट ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, तो आपको ध्यान में रखना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी जो वित्त मंत्रालय जो है, उन्होंने एलोकेट किए हैं एडिशनल फंड 10,000 करोड़ रुपए के। क्योंकि हुआ ये था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हमें ये स्कीम, जो प्रोग्राम देखने को मिलता है, इसके तहत जो बजट एलोकेट किया गया था, तो बजट का पैसा पूरा खत्म हो गया, इसलिए अभी एडिशनली 10,000 करोड़ रुपए इस स्कीम में ऐड किया गया है। दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है। तो हम लोग समझते हैं मनरेगा के बारे में, जो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। इससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। स्कीम 2005 में सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें गारंटी दी जाती है राइट टू वर्क की। और गाइज, ये एक की, फिर आप कह सकते हो कि एक मुख्य सिद्धांत या की प्रिंसिपल हम लोग को सामाजिक उपाय और श्रम कानून का देखने को मिलता है, सोशल मेजर और लेबर लॉस का देखने को मिलता है। और यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो लीगली रूरल इंडिया में, यानी कि गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, इनहैंस हो सके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, श्रमिकों की, वर्कर्स की। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट कम से कम 100 दिनों के लिए अचीव करना, जनरेट करना, राइट। और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए ये चीज हमें देखने को मिलती है। अनस्किल्ड लेबर्स, जैसे कि रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो वर्कर्स, तो उनके पास ऐसे कोई स्किल्स होती नहीं है, राइट। तो ऐसे वर्क में जो है वो उन्हें शामिल करना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। ये इंश्योर करता है सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करता है। और ये रूरल एरियाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लाइवलीहुड को मजबूत बनाता है, आजीविका के आधार को सशक्त करता है ये, राइट, ये स्कीम। तो ये सब चीजें इस स्कीम के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, तो ड्यूरेबल एसेट, लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कुएं हो गए, पॉन्ड हो गए, तालाब वगैरह हो गए, रोड हो गई, नहर हो गए, कैनल्स हो गए, राइट। इसमें टारगेट ये भी किया जाता है कि गांव क्षेत्र से लोग जो है वो माइग्रेट करके अर्बन क्षेत्रों में ना चले जाएं, उनको गांव क्षेत्र में ही, क्योंकि देखो लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है अर्न करने की, कमाने की। तो यहीं पर ही अगर उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए उनके गांव के एरिया पर ही, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो क्यों माइग्रेट करेंगे। तो इससे माइग्रेशन जो है वो रिड्यूस होता है। तो ये भी इसका एक की ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, क्योंकि काम गांव क्षेत्र के आसपास ही होना है, रोड बनाने का, कुएं बनाने का, ड्यूरेबल एसेट बनाने का, तो इससे ये फायदा मिलता है, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये बेनिफिट्स रिसीव करने का, यानी कि किन किन वर्कर्स को शामिल किया जाता है मनरेगा के अंदर। पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसी को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 18 साल की उम्र उनकी होनी चाहिए जिस समय वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं।
यहां पर यह भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है, एप्लीकेंट जो है, वो लोकल हाउस होल्ड का होना चाहिए, यानी कि जिस पंचायत की, लोकल ग्राम पंचायत की जो हमें देखने को मिल रही है, जो एप्लीकेशन आई है, तो वो व्यक्ति उसी पंचायत का सदस्य होना चाहिए, मतलब कि वहीं कहीं हाउस होल्ड होना चाहिए, घर होना चाहिए, निवासी होना चाहिए वो, राइट। इसके अलावा अनस्किल्ड लेबर करने के लिए वो तैयार होना चाहिए, राइट, कि वो अपनी इच्छा से अनस्किल्ड लेबर करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि एक बार काम करने के बाद फिर मना करने लगे कि देखो हमें अनस्किल्ड लेबर करवाया जा रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था अनस्किल्ड लेबर मुझे मिलेगा, राइट। बट सामने वाले को पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी वर्क कंडीशन किस प्रकार की होगी, किस टाइप के आपको काम जो है वो दिए जाएंगे। तो देखो इस स्कीम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो आवेदन जमा करने के, एप्लीकेशन सबमिट करने के 15 दिनों के अंदर अंदर, या फिर जिस दिन से काम की मांग होती है उस दिन से जो एप्लीकेंट है उसको वेतनिक रोजगार प्रदान किया जाता है। तो ये मान सकते हो आप कि जिस दिन से काम की मांग वो करते हैं या फिर एप्लीकेशन फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर उनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है, मतलब कि फिर अब वो मतलब 100 डेज का उनको डेफिनेटली वेज मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अंदर ये भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार अगर 100 डेज का काम नहीं दे पा रही है तो भी 100 डेज की इनकम जो है, वेजेस जो है वो सरकार इनको प्रोवाइड कराएगी वर्कर्स को। तो यही इसका फायदा हमें देखने को मिलता है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या काम की मांग करने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सोशल ऑडिटिंग की भी इसकी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या पता अधिकारी अपने जेब में पैसा जो है वो दबा लें, राइट, और ये बोल दें कि वर्कर्स आए नहीं या वर्कर्स शामिल नहीं हुए या फिर मतलब फेक वर्कर्स वगैरह रख लें। तो ऐसा नहीं होना है, इसमें प्रॉपर ऑडिटिंग भी जरूरी है। ऑडिटिंग बिल्कुल मैंडेटरी है, नहीं तो फिर कई बार हम देखेंगे कि वैसे ही हम लोग के यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी है, तो इसके अंदर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, जैसे कि सोशल ऑडिट किया जाए, मैंडेटरी करना, सोशल ऑडिट का होना मैंडेटरी है, लेखा परीक्षण होना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत घोटाला जो है वो इस स्कीम के तहत हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है घोटाले को रोकने के लिए। और मजदूरी की मांग करने हेतु अपनी आवाज उठाने और शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्राम सभा इसका एक प्रमुख मंच है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि वर्कर को अगर कोई शिकायत करनी है इस स्कीम के तहत तो कहां पर वो कर सकते हैं, तो ग्राम सभा पे कर सकते हैं। और अगर उनको जॉब चाहिए तो भी वो ग्राम सभा पर अपनी आवाज उठा सकते हैं कि उनको जो है वो जॉब चाहिए। फिर ग्राम सभा के अंदर उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशन इन्हें भरनी है और कैसे इनको जॉब जो है वो मिलेगी, राइट। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये अप्रूव करते हैं कि वर्क जो है वो किस प्रकार के होंगे, यानी कि उनकी विलेज में, उनके गांव में क्या क्या काम जो है वो करवाना है, किस प्रकार के ड्यूरेबल एसेट्स बिल्डअप कराना है, और उसकी प्रायोरिटी जो है ये फिक्स करेंगे कि कौन सा काम जो है वो पहले होना चाहिए। तो काम देने वाली अथॉरिटी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हमें देखने को मिलती है। क्लियर है आपको यहां तक बातें? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। गाइस पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने रिलीज करी है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन को, मसौदा नियम को, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से एसोसिएटेड है। तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। तो ये ड्राफ्ट, हालांकि मैं आपको बता दूंगा इसकी जो ड्राफ्ट होता है वो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ड्राफ्ट तुरंत चेंज हो जाता है, यानी कि कुछ समय बाद उसमें चेंज कर दिया जाता है। बट एक्चुअली ड्राफ्ट पढ़ने से हमें ये फायदा मिलता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो आपको बता दें गाइस कि इस ड्राफ्ट में क्लियरली FSSAI का कहना है कि कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ना ही सेल कर सकता है किसी भी प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स को या फिर फूड इंग्रेडिएंट्स को, यानी कि जो सामग्री वगैरह हमें नहीं देखने को मिलती खाने में जो डाली जाती है खाद्य सामग्री, तो ना कोई उत्पादन करेगा, ना कोई बिक्री करेगा फूड प्रोडक्ट की, ना कोई सामग्री इंग्रेडिएंट्स जो है वो जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि बिना अप्रूवल का है, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या क्रॉप्स जिनको अप्रूवल नहीं मिला है, तो उससे रिलेटेड कोई भी खाना बाजार में नहीं बेचा जाएगा। आपने मार्केट से कोई चिप्स का पैकेट खरीदा होगा या कोल्ड ड्रिंक पी होगी, तो आप देखना उस पर पीछे FSSAI का टैग लगा रहता है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो उसको सर्टिफाई करती है FSSAI, राइट। यानी कि उसको देखकर, उस FSSAI को देखकर समझ में आ जाता है कि हाँ, कि ये जो फूड प्रोडक्ट है ये FSSAI के द्वारा दिए गए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि सेफ है, सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, हमारे खाने के लिए सेफ है। तो बहुत ध्यान से समझिए
कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं तो उनसे जो फूड अब बनाया जाएगा या बनाया जाता है तो वो FSSAI अलाउ नहीं कर रही है, उसको बैन कर रही है। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में तो आप जानते हैं या ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जानते नहीं जानते क्या? चलो एक बेसिक सी चीज में सिंपल सी पहले समझाता हूं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते क्या है, राइट? तो इस पर हम लोग जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या ट्रांसजेनिक जीव, ये क्या है? तो देखिए गाइस, जेनेटिक मटेरियल आप समझते हैं डीएनए, सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर डीएनए हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, बॉडी में। एंड एक प्रॉपर जो जीनोम, एग्जैक्टली जीनोम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्या रखिएगा? जीनोम, GENOME। जीनोम क्या है? अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। क्या है? अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक कंप्लीट सेट को हम लोग जीनोम बोलते हैं। अब ये जीनोम में होता क्या है? तो गाइज, आपके सर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक, राइट, जितनी भी चीज आपकी बॉडी में है ये जीनोम को स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। इवन आपकी आंखों का कलर क्या है, आपको कोई बीमारी है कि नहीं, आपकी कितनी हाइट है, राइट, आपको इवन पता है आपका बिहेवियर कैसा है, ये तक पता लगाया जा सकता है जीनोम की मदद से। किसकी मदद से? जीनोम की, जीनोम को स्टडी करके। तो मतलब कि एक चीज आप समझ गए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो जीनोम है दैट इज अ सेट ऑफ डीएनए। क्या है? अ सेट ऑफ डीएनए। तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इस डीएनए को जब चेंज किया जाता है आर्टिफिशियली, जैसे आपने सुना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के माध्यम से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जब चेंज किया जाता है, उसको ऑल्टर किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, तो उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, आर्टिफिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे एक्चुअली नेचुरली होता है, बट ये क्या करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अलग बना देते हैं। तो वो जो बनेगा तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो मैं एक प्लांट का एग्जांपल आपको देता हूं, आपने बचपन में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा प्लांट के एग्जांपल के बारे में, कि जैसे कि एक प्लांट है, एक क्रॉप है, ठीक है, अपन एक क्रॉप की बात करते हैं। अब इस क्रॉप में काफी ज्यादा कीड़े लगते हैं। क्या लगते हैं? कीड़े लगते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने इस क्रॉप को जो है वो देखा, कि प्रॉपर्टीज को उसकी समझा कि यार इसमें कीड़े जो है वो क्यों लगते हैं, क्या कारण है कीड़े लगने का। या फिर इन्होंने एक ऐसे क्रॉप को स्टडी किया जिसमें कीड़े की लगने की प्रॉब्लम ज्यादा है, और एक ऐसा क्रॉप है जो पेस्ट रेजिस्ट है। क्या है? पेस्ट रेजिस्ट, यानी कि उसमें कीड़े नहीं लगते। तो अब साइंटिस्ट रिसर्चर ने देखा कि यार ये क्रॉप के अंदर ऐसा क्या है कि इसमें कीड़े नहीं लगते। तो उन्होंने पाया कि इसके डीएनए में एक ऐसी चीज हम लोग को, ऐसा जीन, क्या, ऐसा जीन हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि कीड़ों को भगाता है, पेस्ट रेजिस्ट है। तो साइंटिस्ट रिसर्चर ने क्या किया कि उसके उस जीन को, यानी कि जो क्रॉप जिसमें क्षमता है कीड़ों को भगाने की, तो और वो क्षमता साइंटिस्ट रिसर्चर को पता लग गई कि इसके एक जीन के कारण है। तो इन्होंने क्या किया? इसके जीन को अलग कर दिया, निकाल दिया, और फिर इसके जीन को कहां पर लगाया? उस क्रॉप में लगाया जिस क्रॉप में कीड़े की समस्या ज्यादा है। फिर कुछ समय बाद जब देखा गया कि क्रॉप इस प्रकार से चेंज हुआ कि अभी उसमें कीड़े लग रहे थे, बट इस मॉडिफिकेशन के बाद, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद, उसमें अब कीड़े नहीं लगते हैं। मतलब कि अब वो बदल गया है, अब उसकी जो लिविंग, जो नेचुरल प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई है। तो जब ऐसी चीज होती है और फिर जब ऑर्गेनिज्म बनता है, चेंज होता है, तो वो जो नए ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे जेनेटिक या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब आप बात समझे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो आई थिंक कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब पता है गाइस, ये बहुत डेंजरस भी है। कैसे डेंजरस है? थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगा, आप खुद समझिए कि हम अगर नेचर के साथ चेंज करेंगे तो हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा। जैसे कि आज की डेट में साइंटिस्ट, रिसर्चर, जैसे मैं मान लेता हूं कि इन्होंने वही उसी क्रॉप की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि लेट्स से कि हम एक क्रॉप बनाना ले लेते हैं, ठीक है, बनाना, केला। अब साइंटिस्ट रिसर्च, जैसे आपको बताएगा इसकी केला बहुत जल्दी सड़ जाता है, आप केले को खरीद के लाते हो, डाइनिंग टेबल पर रखते हो, कुछ समय बाद सड़ जाता है। अब मैं मान लेता हूं कि कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर ने ऐसे केले को बना दिया कि वो 1 महीने तक नहीं सड़ेगा या 2 महीने तक नहीं सड़ेगा, यानी कि वो प्रिजर्व, उसकी प्रॉपर्टी जो है जैसे सड़ने की,
क्या होता है गाइस, ये सब नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब वो क्या है, वो धीरे धीरे करके सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना। अब साइंटिस्ट रिसर्चर ने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी कि इसकी जो डीकंपोजिशन की प्रॉपर्टी थी उसको इन्होंने स्लो कर दिया। क्या कर दिया? स्लो कर दिया, कि अब वो धीरे धीरे सड़ेगा। बट आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सेफ हो सकता है कि नहीं? अब आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छा है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जो किसान है उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, हमारे पास वैसे ही स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, हमारे पास वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड चेन स्टोरेज हमारे पास नहीं है, तो इससे तो बहुत फायदा है, इससे तो जो प्रोडक्ट जो है, फ्रूट जो है वो खराब नहीं होगा, फल खराब नहीं होगा काफी लंबे समय तक, और मार्केट में आराम से हम उसको बेच सकेंगे और बेनिफिट उठा सकेंगे, सड़ेंगे नहीं फल, है ना, तो ये तो बहुत फायदेमंद है, राइट। नहीं तो फिर सड़ जाते हैं तो हंगर की प्रॉब्लम भी होती है, लोगों को खाना नहीं मिल पाता, खाना सड़ जाता है, पहुंच ही नहीं पाता मार्केट तक, उससे पहले ही सड़ जाता है, तो इससे तो बहुत फायदे हैं। मान लिया फायदे हैं, बट आप मुझे ये बताओ कि साइंटिस्ट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जीन्स को चेंज कर दिया, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को गाइस चेंज कर दिया। आप इस गंभीरता को समझिए। अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर चेंज किया तो क्या पता आज से मैं मान लेता हूं कि 20 सालों तक उसने कोई हानि नहीं करी, बट लेट से कि आज से 30 साल बाद आपने देखा कि जहां पर भी वो क्रॉप लगाया जा रहा है उस जगह की मिट्टी सड़ जा रही है, मिट्टी खराब हो जा रही है, उस जगह के आसपास जितने भी पौधे हैं, प्लांट्स हैं, सब मर जा रहे हैं। मतलब कि अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने जहर रिलीज करना शुरू कर दिया, टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर दिया। देखो यार, आप जानते हो बहुत अच्छे से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है चेंज करने की अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे कि हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो आज की डेट में हम लोग जैसे दिखते हैं ऐसे अर्ली पीरियड में हुआ करते थे क्या? अर्ली मैन पीरियड में आपने देखा अर्ली मैन्स को, या उससे पहले चले जाओ, ह्यूमन की उत्पत्ति तो एक बंदर से ही हुई है ना, एप, एक एप से ही हुई है। आप सभी लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, बंदर से इंसान बना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए कि नहीं आए? अब आप अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज करते हो और अभी तो क्या पता उसका ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको ना दिखाई दे और आपने बोला कि चलो बहुत अच्छा है इसको अप्रूव कर दो, बट आगे चल के आज से 20-25 साल बाद अगर उसने नेगेटिव इफेक्ट दिखाया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर और पता ही ना लगे आपको कि उसने इतने समय तक अलग अलग जगह की मिट्टी को जो है वो खराब कर दिया और मिट्टी भी धीरे धीरे करके अब सड़ रही है, आपको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं, फिर 20 सालों बाद एकदम या 25 सालों बाद एकदम से खबर आ रही है कि अरे यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा फेलियर सामने निकल के आया कि हर जगह की मिट्टी अब सड़ गई है, उपजाऊ बची नहीं, उस पर आप कुछ उगा नहीं सकते हो, तो कितनी बड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। सोचा है कभी? सोचो, सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको सीमित नहीं रहना है। आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, कलेक्टर आज का नहीं सोचता है, आज का भी सोचता है, बट आज के साथ साथ कल उसके क्या परिणाम होंगे, कोई भी उसके ऑर्डर के, कोई भी एक्शन के, उसको आज ही सोच लेते हैं कलेक्टर, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए और इसी तरीके से अप्रोचेस बनाइए सिविल सर्विसेज की। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था, अभी मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूं और कुछ चीजें और हमें डिस्कस करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, जब इसको ऑल्टर किया जाता है या फिर आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के माध्यम से, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, म्यूटेशन उसका किया जाता है, या फिर दूसरे की कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि दूसरे के जीन्स जो हैं वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में, है ना, या फिर किसी के जीन्स जो है वो डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और इंसर्टेड जीन जो होता है वो यूजुअली अलग ऑर्गेनिज्म से लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीटी कॉटन की बात करें तो बीटी जीन जो कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है वो बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंगिनेसिस से किया गया है। किससे किया गया है? बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंगिनेसिस, राइट। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ये एक नया ट्रेट लाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, एक क्रॉप जिसमें कीड़े लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, उसको ऐसा बना दिया कि अब उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, यानी कि उसके अंदर चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, है ना। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स का उपयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है गाइस, जैविक एवं चिकित्सीय अनुसंधान में, बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, दवाओं के उत्पादन के लिए, और मेडिसिन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रायोगिक चिकित्सा के लिए, है ना, जैसे कि जीन थेरेपी हो गई,
एग्रीकल्चर में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया। और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोटीन इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा बायोफ्यूल, अलग अलग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया की मदद से बायोफ्यूल बनाने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की जो टेक्निक है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या आज की डेट में काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। और अभी जो ये ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, मसौदा हम लोग को FSSAI का देखने को मिला है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उसको आप ना बेचोगे, ना उसको उसका कोई और प्रोडक्ट बनाओगे, ना उसके इंग्रेडिएंट्स बनाओगे, है ना। टोटली बैन कर दिया गया है, राइट, कि जो कि अप्रूव नहीं है या बिना अप्रूवल के आप नहीं करोगे। और अगर करते हो तो उसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की टेस्टिंग क्या होगी, तो उसके लिए भी नॉर्म्स जो है वो बताए गए हैं, राइट, जो कि लेबोरेटरीज के अंदर प्रयोगशाला में उन नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा उसको टेस्ट करते समय, राइट। और ये प्रपोजल जो रखा है वो अप्लाई होगा सभी में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, अनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म में, अनुवंशिक रूप से तैयार किए गए जीवों में, और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, जीवित संशोधित जीवों में, इन सभी में जो है वो लागू होगा, राइट। और साथ ही साथ इसके अंदर सभी फूड प्रोडक्ट्स को जो है वो, जो कि फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है आसान और सिंपल भाषा में, जैसे कि आपने एक संतरा लिया, आप अपने घर में संतरा को लाओगे और इसको अगर आप रख दोगे, राइट, तो वो थोड़े दिन बाद सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। पेरिशेबल कमोडिटीज हैं ये, खराब हो जाती है कुछ समय बाद। बट अगर आप इस संतरे का जूस बना लो, ठीक है, और इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दो, जैसे आपने देखा होगा ना बॉटल में संतरे का जूस आता है, या फिर फ्रूटी हम लोग को देखने को मिलती है, फ्रूटी कितने समय तक आप अपने घर पे रखते हो, क्या वो सड़ती है? क्या नहीं सड़ती, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है ना, कि जिससे कि वो सड़े नहीं। तो आपने क्या किया, फूड प्रोसेसिंग कर दी, आपने संतरे को संतरे के जूस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि फूड प्रोडक्ट में या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग में किसी भी स्टेज पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग नहीं करना है। मतलब कि एक कंपनी अगर बोल दे कि इसने फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो प्रिजर्वेटिव है, जैसे जो प्रिजर्वेटिव है जो सड़ाते नहीं है, राइट, क्या पता ऐसा प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव बनाया हो जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड माध्यम से बना हो, राइट। बट हालांकि अल्टीमेट रिजल्ट तो है वो जूस, कि जूस जो है बट अल्टीमेट रिजल्ट जूस है। और क्या पता मैं मान लेता हूं कि जूस के अंदर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट नहीं है, बट वो प्रिजर्वेटिव उसको बनाते समय जो यूज किया गया है तो वो तो होगा ना। तो कह रहे हैं कि किसी भी स्टेज पे फूड प्रोसेसिंग की आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग नहीं करना है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, इसका उपयोग इंग्रेडिएंट्स के तौर पर भी नहीं किया जा सकता इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स में। यानी कि बच्चों को जो खाना जो प्रोवाइड किया जाता है ना, बच्चों के लिए जो खाना हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें आप किसी भी कीमत पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का उपयोग नहीं करेंगे। और ड्राफ्ट के अंदर प्रॉपरली बताया गया है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें आपको लेबलिंग करनी है, उसमें मेंशन करना है, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट के बारे में, राइट, कि 1% या 1% से ज्यादा, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट अगर किसी प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में यूज किया गया है तो उसकी लेबलिंग जो है वो की जाएगी। या जैसे कि जो अलाउड जो होते हैं, राइट, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग जो अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट या फिर एक कंपनी ने अप्रूवल लिया और उसको मान लेते हैं लेट्स से कि अप्रूवल जो है वो मिल गया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट का यूज करने का, तो उस कंपनी को अपने बॉक्स पे या अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट के तौर पर जहां पे रहता है ना, कि जहां पे प्राइस वाइज लिखी रहती है, पूरा कंटेंट लिखा रहता है उस प्रोडक्ट का, तो उसमें जो है वो मेंशन करना है कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो शामिल है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस एक बहुत शानदार टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स। इस टॉपिक को कवर करने से पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ध्यान नहीं देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, तो पूरा फोकस इस टॉपिक पर रखिए। देखिए गाइस, बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये लोन है, राइट, बॉन्ड्स यानी कि लोन। अब मैं आपको और आसान सिंपल शब्दों से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक कोई कंपनी है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि कंपनी को अगर
कंपनी चलाने के लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको चाहिए कैपिटल। तो कंपनी को कैपिटल अगर चाहिए तो कंपनी के पास क्या क्या रास्ते होते हैं? पहला रास्ता, कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो कंपनी बैंक के पास जा सकती है लोन लेने के लिए। दूसरा रास्ता, कंपनी अपने शेयर जारी कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, तो उससे वो मार्केट से पैसा उठा लेगी। तीसरा रास्ता, कंपनी डिबेंचर जारी कर सकती है, एक ही टाइप का होता है बट थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है। चौथा हम लोग को देखने को मिलेगा, कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी बॉन्ड जारी कर सकती है, जिसके बारे में अभी हम लोग समझ रहे हैं। बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड जारी कर सकती है। तो एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो बॉन्ड जारी करके जो है वो फंड रेज कर सकती है, फंड उठा सकती है, कैपिटल मार्केट से उठा सकती है ना। अब देखिए बॉन्ड होता दिखता कैसे, ये अब हम लोग समझते हैं दूसरे स्टेप में। तो एक एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप समझिए, ये एक पेपर होता है, ठीक है। इसमें एक फेस वैल्यू होती है। क्या होती है? इसमें एक फेस वैल्यू, जैसे एक पेपर के ऊपर एक अमाउंट लिखा रहता है। जैसे मान लेते हैं 1000 रुपए का बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। पेपर के ऊपर 1000 रुपए जो है वो लिखे हुए हैं। एक व्यक्ति आपकी कंपनी में आएगा और ये आपसे 1000 रुपए देकर, आपकी कंपनी को 1000 रुपए देकर या फिर एक कंपनी को 1000 रुपए देकर बॉन्ड जो है वो ले लेगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपकी कंपनी है, राइट, आप कंपनी चला रहे हो, तो आपकी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपने बॉन्ड जारी की है। तो सामने वाला व्यक्ति आया, जैसे मैं आया आपके पास और मैंने आपकी कंपनी से बॉन्ड जो है वो खरीद लिया 1000 रुपए का, ठीक है। मैंने आपको दिए 1000 रुपए और आपने मुझे दे दिया एक पेपर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, यानी कि एक पेपर, वैलिड पेपर, वैलिड डॉक्यूमेंट, राइट। और इसमें लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड 5 साल बाद मैच्योर होगा, यानी कि अब मैं आज की डेट से 5 साल बाद जब वापस आपकी कंपनी में आऊंगा तो ये पेपर दिखाऊंगा जो आपने मुझे दिया है, तो आपकी कंपनी मुझे मेरे 1000 रुपए दे देगी। अब आप बोलोगे कि सर इससे आपको क्या फायदा होगा? तो बॉन्ड गाइस इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो बॉन्ड आते हैं। जैसे कि मैंने ये जो बॉन्ड खरीदा, तो आपने जो बॉन्ड जारी किया था वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जारी किया था। मतलब मैंने आपको 1000 रुपए जो दिए, इस पर आपकी कंपनी मुझे हर साल 100 रुपए देगी, राइट, यानी कि 10%। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए ही होता है ना। तो हर साल आपकी कंपनी मुझे कितना देगी? 100 रुपए देगी। ऐसे करके 5 साल में मैंने कितने कमा लिए? 500 रुपए कमा लिए। मतलब कि मैंने 1000 रुपए जमा किए आपकी कंपनी में और 5 साल में मैंने 500 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। तो 500 रुपए तो मेरी जेब में आ ही गए हर साल के हिसाब से। फिर आखिरी में 5 साल बाद जब मैं आपके पास आऊंगा तो ये 1000 रुपए भी मुझे मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का लोन होता है जो कि पब्लिक से या मार्केट से कंपनी उठाती है लोन, राइट, बॉन्ड को जारी करके। यहां तक बात क्लियर है? अब आप बोलोगे कि सर कंपनी बैंक के पास क्यों नहीं जाती? अब देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं आपकी कंपनी है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक से लोन ले लो या फिर आप बॉन्ड जारी कर दो, ठीक है। तो बॉन्ड आप समझ गए कि बॉन्ड क्या होता है। आप बैंक के पास गए, बैंक ने बोला कि भैया 14% इंटरेस्ट लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। तो आपने क्या बोला कि अरे ये तो 14% ले रहा है, हटाओ इसको, मैं तो एक काम करता हूं मार्केट से 10% में बॉन्ड जारी कर देता हूं। तो आपको तो पैसे चाहिए ना, आपको तो पैसा चाहिए, पैसा कहीं से भी आए, चाहे वो बैंक से आए चाहे वो मार्केट से आए, बट आपका फायदा किस में हो रहा है? आपका फायदा बैंक को 14% इंटरेस्ट देने में हो रहा है या फिर आपको पब्लिक को 10% इंटरेस्ट देने में हो रहा है आपका फायदा? तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं 10% ब्याज दूंगा पब्लिक को, देखिए बात को और ध्यान समझिए, आपको हर हर साल अगर जैसे 1000 रुपए आपको चाहिए तो आपको हर साल 100 रुपए देने में फायदा है या हर साल 140 रुपए देने में फायदा है, राइट, इंटरेस्ट देने में फायदा है? तो आप बोलोगे कि सर जेब से जितना कम पैसा जाए उतना अच्छा है, तो 100 रुपए देने में फायदा है। तो बॉन्ड क्या होता है? एक कंपनी को जब बैंक से, और हमेशा आप देखिएगा बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम ही इंटरेस्ट होता है वो बॉन्ड का होता है। अब आप बोलोगे कि सर फिर पब्लिक क्यों खरीदती है? इस चीज को और बेहतर तरीके से समझो। देखिए, पब्लिक ने देखा कि उनके पास रखा है पैसा, अब एक पब्लिक है, डर रही है शेयर में इन्वेस्ट करने से, उनको डर लग रहा है कि अरे यार इन्वेस्ट करेंगे पैसा डूब ना जाए। ये सोच रहे हैं कि चलो इसकी एफडी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि 1000 रुपए की एक व्यक्ति सोच रहा है कि यार मैं एफडी बना लेता हूं। फिर ये बैंक गया, बैंक में इसने देखा कि अरे यार एफडी में तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिल रहा है, राइट, बट इसने एक एडवर्टीजमेंट देखा कि आपकी कंपनी जो है वो बॉन्ड जारी कर रही है जिसमें रिटर्न जो है वो 10% का देगी सालाना। तो एक पब्लिक 8% लेने में फायदा देखेगी या 10% लेने में फायदा देखेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको ज्यादा पैसा आएगा उसको उतना फायदा ना। देखो बात सिंपल सी है, जिसकी जेब से जितना कम पैसा गया उसको उतना फायदा, और जिसकी जेब में जितना पैसा आया उसको उतना फायदा।
तो पब्लिक की जेब में 10% आ रहा है और कंपनी की जेब से 10% जा रहा है 14% की जगह, राइट। तो बैंक से पब्लिक को बैंक से कंपनी को 14% में इंटरेस्ट मिल रहा था, बट कंपनी ने क्या किया, 10% में इंटरेस्ट में जो है वो पैसा उठा लिया। तो कम पैसा जो है वो कंपनी की जेब से जा रहा है ना, कम पैसा जा रहा है, 100 रुपए जा रहा है, जहां 140 जाना चाहिए था वहां 100 रुपए जा रहा है। और जहां 80 रुपए मिलना था पब्लिक को, वहां पब्लिक को 100 रुपए मिल रहा है, यानी कि 20 रुपए का फायदा। तो यहां पे पब्लिक को भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा है। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, इस प्रकार से ये ऑपरेट करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इकोनॉमिक्स का जो ये टर्म है ये बहुत अच्छे से अब आप समझ गए होंगे। बॉन्ड्स, एक और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, जब भी सरकार बॉन्ड रिलीज करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखना, सरकारी बॉन्ड हमेशा सॉवरेन बॉन्ड कहलाते हैं, राइट। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए हो कि बॉन्ड क्या होता है। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है गाइस। ग्रीन बॉन्ड का मतलब, एक जब भी कोई कंपनी किसी ऐसी एक्टिविटी पे पैसा लगा रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपकी कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो बना रही है ना। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करेगी, तो कैसी इंडस्ट्री है ये, ग्रीन इंडस्ट्री है। क्लाइमेट पर इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, क्लाइमेट के लिए फायदेमंद है। तो जो भी पर्टिकुलर कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जो एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद होते हैं, और उस प्रोजेक्ट पर मार्केट से पैसा उठाने के लिए जो कंपनी बॉन्ड जारी करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड। और ग्रीन बॉन्ड को आज की डेट में काफी अट्रैक्टिव भी बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स एग्जेम्पशन देती है और काफी सारे बेनिफिट देती है। यानी कि सरकार खुद प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी भी जो है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करे मार्केट से पैसा उठाने के लिए, जिससे कि कंपनी जो है वो कैसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें, क्लाइमेट या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें, है ना। तो ये चीज हमें देखने को होती है, और पब्लिक को भी मोटिवेशन मिलता है ग्रीन बॉन्ड परचेज करने से, क्योंकि उसको टैक्स एग्जेम्पशन उसमें हो जाता है, यानी कि कुछ जो फायदा जो है वो टैक्स में पब्लिक को जो है वो मिल जाता है। तो ये फायदे हैं ग्रीन बॉन्ड्स के। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से ग्रीन बॉन्ड के बारे में। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी में भी जो है वो बता देता हूं ग्रीन बॉन्ड के बारे में, कि ग्रीन बॉन्ड मैंने पूरा आपको समझा तो दिया, बट फिर भी एक जनरली थ्योरी के माध्यम से भी एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। तो ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए इनकम है, पब्लिक के लिए जो बॉन्ड परचेज करते हैं, और कंपनी के लिए कि जो भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं या क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर पैसा उठाने के लिए, पैसा रेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ये हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो बॉन्ड्स जो होते हैं वो एसेट लिंक्ड बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए ये बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से। और ग्रीन बॉन्ड जो है वो काफी सारे टैक्स इंसेंटिव्स के साथ आती है, जिससे कि इन्वेस्टर उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। और आपको बता दूं गाइस एक फैक्ट, कि वर्ल्ड बैंक मेजर इशुअर है ग्रीन बॉन्ड्स का। सबसे भारी मात्रा में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली जो संस्था है वो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसने 2008 से 164 ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो जारी किए हैं, जिसकी कीमत 14.4 बिलियन यूएस डॉलर है। और टोटल ग्रीन बॉन्ड जो 2020 में इशू किए गए हैं वो ऑलमोस्ट 270 बिलियन यूएस डॉलर की वर्थ के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ये क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव का डेटा बताता है इस चीज के बारे में। तो ग्रीन बॉन्ड जो है वो कैसे काम करते हैं, तो ये किसी भी पर्टिकुलर टिपिकल किसी कंपनी के या सरकार के बॉन्ड की तरह ही होते हैं। और इस बॉन्ड के माध्यम से एनवायरमेंटल इंपैक्ट एक पॉजिटिव होता है, सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो इस बॉन्ड के माध्यम से होता है, राइट। क्योंकि कंपनी जो होती हैं वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक्टिविटी में या फिर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करती हैं, क्योंकि कंपनी को पता है कि वो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगी तो कंपनी को सरकार भी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी और कंपनी को मार्केट से पैसा भी जो है वो मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो एक ग्रीन बॉन्ड तो आप समझ गए, बट आपको मैं बताता हूं एक ब्लू बॉन्ड भी होता है। क्या होता है, ब्लू बॉन्ड। तो ब्लू किसका कलर है, पानी का कलर है। आज ब्लू है, पानी, पानी याद है ना, तो ब्लू पानी का कलर, यानी कि ओशियन का कलर। तो जो भी कंपनी ओशियन या ओशियन से जुड़े इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो उस प्रोजेक्ट की को फंड करने के लिए जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लू बॉन्ड, राइट।
इसके अंदर जैसे फिशरीज से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट हो, या फिर कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर ये जो पूरा जो इकोसिस्टम हम लोग को ओशियन इकोसिस्टम देखने को मिलता है, या फिर ओशियन में जो पॉल्यूशन आज की डेट में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, प्रदूषण, उसको खत्म करने के लिए कोई कंपनी प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो दैट प्रोजेक्ट, वो जो प्रोजेक्ट होगा वो ब्लू प्रोजेक्ट होगा, और उस प्रोजेक्ट पे जो पैसा उठाया जाएगा मार्केट से, तो दैट विल बी कॉल्ड ब्लू बॉन्ड। अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड होते हैं, सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड होते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो ये स्टेटमेंट गाइस इनकरेक्ट है, गलत है। कैसे गलत है? तो आप मुझे खुद बताइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप एक गाड़ी बना रहे हो सड़क पे चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी, एक आपने कार बनाई इलेक्ट्रिक कार, तो मैंने भी आपसे क्या बोला कि क्या सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार जो है वो आपकी, इसका जो प्रोजेक्ट है वो तो ग्रीन बॉन्ड है, बट क्या इसे आप ब्लू बॉन्ड बोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओशियन से इसका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी, है ना? तो ये चीज है। तो आप मेंशन करें, आप चाहे तो लिख लीजिए कि सभी के सभी ब्लू बॉन्ड्स जो होते हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि ब्लू बॉन्ड तो ग्रीन बॉन्ड है, राइट? क्योंकि आप जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप ओशियन से पोल्यूशन को साफ कर रहे हो, तो भी आप एनवायरमेंट प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हो, है ना? क्लाइमेट के प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हो, राइट? इकोसिस्टम वाले प्रोजेक्ट पर ही आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप ओशियन को जो है वो साफ कर रहे हो। तो ये तो ग्रीन बॉन्ड हुआ, यानी कि सभी ब्लू बॉन्ड जो है वो ग्रीन बॉन्ड है, बट सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए बहुत अच्छे से, और इसका मेंस में आप उपयोग भी करिएगा। एक होता है गाइस क्लाइमेट बॉन्ड्स भी। क्या होता है क्लाइमेट बॉन्ड? हालांकि ग्रीन बॉन्ड को काफी बार लोग जो है वो क्लाइमेट बॉन्ड भी कहते हैं, राइट? बट ज्यादातर लोग या अथॉरिटीज क्लाइमेट बॉन्ड का उपयोग करती हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने पर काम करते हैं, या फिर जो आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हम लोग नोटिस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो प्रोजेक्ट क्लाइमेट बॉन्ड कहलाता है। तो ऐसे करके हमने 3 प्रकार के बॉन्ड समझा। पहले तो बॉन्ड्स क्या होते हैं इसको अच्छे से हमने समझ लिया, फिर दूसरे नंबर पर ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं वो समझा, ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं वो समझा, और अभी हमने क्लाइमेट बॉन्ड के बारे में भी समझ लिया। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, जिसके बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया तो वो मैं आपको बता देता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक हमें देखने को मिलती है, यानी कि हमारी कंट्री की सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसने 650 मिलियन US$ का ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किया है, लिस्ट किया है। ये इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX में, और लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज LUXSE में लिस्ट किया है। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो हमें देखने को मिलती है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, तो इसके अनुसार इस साल के विश्व निवेशक सप्ताह, इस साल का जो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक था, इसकी जो थीम थी संधारणीय वित्त यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंस, इसके अनुरूप ये SBI ने 650 मिलियन US$ के ग्रीन बॉन्ड जो है वो 2 जगह लिस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये न्यूज है, करंट अफेयर्स हम लोग को देखने को मिली कि SBI ने ग्रीन बॉन्ड जो है वो लिस्ट करवाए हैं। तो ये बेसिक सी न्यूज है, और ग्रीन बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग ने समझ चुका है। तो ये था पूरा वो टॉपिक गाइस।